तो स्वागत है आपका क्लास 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आपके विज्ञान यानी कि एनसीईआरटी वाले विज्ञान का अध्याय 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, वो मैं आज आपके लिए वीडियो में लेकर आया हूँ। ये वाला अध्याय यानी कि चैप्टर 3 पूरा का पूरा कवर करने वाला हूँ। और इससे पहले अगर आपने हिंदी मीडियम का चैप्टर 1 और 2 की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के वीडियोस में जाकर 1 और 2 की तैयारी भी कर सकते हैं। मैंने वीडियो को इस तरीके से बनाया है कि आपकी 100% तैयारी होने वाली है। तो बिना टाइम गवाए इस वीडियो के हिसाब से हम अध्याय 3 देखते हैं जिसका नाम है धातु एवं अधातु, या फिर ऐसा हो सकता है धातुएं एवं अधातुएं। तो अगर आप वीडियो में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक यानी कि शुरू से लेके आखिर तक देखना है। और शुरू करते हैं हम। तो जब आप धातु और अधातु वाले पार्ट को पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले जो टॉपिक कवर करना रहता है उस टॉपिक का नाम है धातुएं। धातुएं क्या होती है, इनके क्या गुण होते हैं, ये याद करना है। और इसके अलावा आपको याद करना है इसी का दूसरा रूप जो है अधातुएं, यानी कि इसका उल्टा है अधातुएं। अधातुएं क्या होती है, इनके भी गुण याद करना है। तो गुण दो प्रकार के हैं। पहला गुण है भौतिक गुण और दूसरा गुण है रासायनिक गुण। तो आप धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण याद करेंगे और अधातुओं के भी भौतिक और रासायनिक गुण याद करेंगे। भौतिक गुण का मतलब बाहर से दिखने में कैसा है, धातुएं बाहर से दिखने में कैसी होती है, उनमें आवाज़ आती है कि नहीं, उनको जब चोट पहुँचाओ तो चपटी होती है नहीं, और वो ऊष्मा और विद्युत का चालन करती है नहीं, ऐसे सभी भौतिक गुण हैं। इसके अलावा धातुएं जब किसी अम्ल से क्रिया करे तो क्या होगा, धातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करे, हाइड्राइड क्लोरीन वगैरह से जब क्रिया करे तो क्या होता है, किस तरीके का रासायनिक परिवर्तन आता है या फिर कैसा रासायनिक गुण देखने को मिलता है, वो सब पॉइंट इसमें कवर होंगे। आपका मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, यानी कि जब चैप्टर 3 पढ़ते हैं तो आपके धातुएं और अधातुएं वाला जो टॉपिक पूरा कवर होना चाहिए, क्योंकि इसको कर डाला तो चैप्टर 3 झिंगा लाला। इसके बाद दो ऐसे भौतिक गुणों की बात करने वाला हूँ जो धातु और अधातु में हम पढ़ते हैं और सेपरेटली भी इनके ऊपर क्वेश्चन बनता ही है। तो पहला पॉइंट है जिसका नाम है आघात वर्ध्यता। या तो आघात वर्ध्यता के नाम से आता है या तो आघात वर्धनीयता के नाम से आता है। इसकी परिभाषा आपको याद कर लेनी है, ये भी धातुओं के गुण है। और दूसरा है जिसका नाम है तन्यता। तो आपको ये दो परिभाषाएं तो जरूर करके याद कर लेनी है, आघात वर्ध्यता और तन्यता। इनके ऊपर क्वेश्चन कई बार आए हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। इसके अलावा आपके टेस्ट होने वाले हैं, त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड ये कंटेंट तो आपको याद करना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में इस अध्याय के उन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम में आते ही आते हैं, इसलिए आपको वीडियो मैंने स्टार्ट से लेकर एंड तक देखने को बोला है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसको बोलते हैं जंग। जिंदगी हर कदम बस यही जंग है। जंग का मतलब यहाँ पर है संक्षारण। आपने चैप्टर 1 में भी संक्षारण पढ़ा है। अगर आपको इस वाली जंग को जीतना है तो आपको हल्का से यही काम करना है कि इस वीडियो में दिए गए टॉपिक्स को कवर करना है। जंग यानी कि संक्षारण क्या होता है, संक्षारण से बचाने के उपाय आप जरूर याद कर लेना, तो आपका ये टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाएगा। चैप्टर 1 में भी ये एक बार रिपीट हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर मैं अच्छे से समझा कर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको हर एक प्रश्न का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ जिससे आपको एक बार ही देखने पर याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको याद करना है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो क्या होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, इसकी परिभाषा आपको याद कर लेना है और परिभाषा के साथ इसके उदाहरण, एटलीस्ट दो उदाहरण तो आप याद कर ही लेना, क्योंकि ये टॉपिक सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है और टीचर्स का फेवरेट भी होता है। तो कई बार आपको टेस्ट में भी पूछ लेते हैं, तो इसकी तैयारी जरूर करना। इसके बाद आपको याद करना है गैल्वेनीकरण, या तो गैल्वेनीकरण या गैल्विनीकरण क्या होता है, इस रूप में पूरी परिभाषा आ सकती है, तो आपको अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको लगेगा कि वीडियो में क्वेश्चन ही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। हाँ, मैं आपको पूरी लिस्ट बताने वाला हूँ। मेरा विश्वास मानिए, इसी लिस्ट में से आपके मेन एग्जाम के क्वेश्चन भी बनना है। तो मैं आपको पूरा सिलेबस बता रहा हूँ और साथ में उन क्वेश्चन से रिलेटेड छोटी छोटी हिंट भी दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने हर टॉपिक को लेकर पूरे वीडियो में बात करी तो ये वीडियो 3 घंटे तक का खिंच जाएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को लेकर कुछ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी बात करी थी हमने गैल्वेनीकरण में। गैल्वेनीकरण में एक धातु का प्रयोग होता है जिसकी परत चढ़ाई जाती है। तो मैं कमेंट में आपसे जानना चाहता हूँ कि गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसका नाम है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है, आपने 9th में भी पढ़ लिया होगा, अब 10th में फिर से आ गया है। मिश्र धातु क्या होती है, इसकी परिभाषा आपको याद करना है। परिभाषा के बाद इसके उदाहरण।
एक उदाहरण मैं बताता हूँ। घर में उपयोग होने वाले बर्तन जो स्टील के होते हैं वो लोहा, निकिल और कोबाल्ट को मिलाकर बनते हैं। तो 3 धातुएं इस्तेमाल कर ली जिनको मिलाकर स्टील बना दिया गया। और क्यों मिक्स किया गया? क्योंकि इसका कारण ये है कि जब आप मिश्र धातुएं बनाते हैं तो धातुएं जल्दी से ख़राब नहीं होती है, उनमें जल्दी से जंग नहीं लगती है। आपने भी देखा होगा घर में पड़े रहने वाले बर्तन जिनको आप कई बार धोते हो लेकिन उनमें जंग नहीं लगती है, इसलिए तो मिश्र धातु बनाते हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। खनिज अयस्क एवं गेंग। अब यहाँ पर गेंग गुंडों वाली गेंग नहीं है, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, खनिज, अयस्क और गेंग। जमीन से खुदाई पर निकलने वाले केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठनों को कहते हैं खनिज, अयस्क और गेंग। इसका प्रॉपर उत्तर आपको टीचर के बताए हुए रास्ते से याद करना है। आप क्लास ऑफ साइंस के चैनल पर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो खनिज, अयस्क और गेंग की वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाकर डाल दी है, जिसमें तीनों की परिभाषा बहुत ही आसान शब्दों में समझाई है और आपको एक बार में याद हो जाएगी। अगर आप उस वीडियो पर जाकर खनिज, अयस्क और गेंग पढ़ते हैं तो प्लीज़ उसमें कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इस वीडियो से वहाँ पर भी आप पहुँच गए हैं। और जो जो उस वीडियो में पूछने वाला है, जो जो इस चैनल की बातें मानने वाला है वो टॉप करेगा, क्योंकि यहाँ से आपको विज्ञान बहुत ही सरल शब्दों में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। इसके बाद याद करना है आपको आयनिक बंध क्या होते हैं। आयनिक बंध, और आयनिक बंध जब आप याद कर लेंगे तो एक और याद कर लेना, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। अगर आपने आयनिक बंध और आयनिक यौगिक याद कर लिया तो ये भी बताना है कि जो आयनिक बंध होते हैं उनका क्वथनांक उच्च होता है, उच्च क्वथनांक। इसका मतलब ये है कि आयनिक बंध से बनने वाले रासायनिक पदार्थ को जब पिघलाना चाहो, क्वथनांक मतलब पिघलाना चाहो, गलाना चाहो, तो बहुत ज़्यादा तापमान देने की आवश्यकता होती है। और जब बहुत ज़्यादा तापमान देने की आवश्यकता होती है तो हम उच्च शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्वथनांक उच्च का मतलब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो आयनिक बंधों का क्वथनांक उच्च होता है। क्यों होता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से एक है, इसे आप जरूर याद कर लेना। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पे। प्रश्न क्रमांक 10 ये है कि जो सबसे क्रियाशील धातु है जिसको हम सोडियम के नाम से जानते हैं, सोडियम धातु को रखा जाता है केरोसिन में डुबाकर, केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है केरोसिन के तेल में डुबाकर? इसको नॉर्मली भी हम रख सकते हैं, लेकिन केरोसिन के तेल में डुबाकर रखते हैं क्यों? अगर आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट करके बताइए, अदरवाइज इसको तो आपको याद करना ही है। सरल क्वेश्चन में से एक है और आईएमपी भी है। प्रश्न क्रमांक 11 की बात करते हैं, जिसका नाम है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं ये आपको याद कर लेना है। ये आयनिक बंध जैसा सुनने में लग रहा है और कई बार आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध में अंतर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको दोनों में अंतर भी याद हो जाएगा अगर आपने दोनों का अलग अलग आंसर याद कर लिया। तो ये आपके लिए buy 1 get 1 फ्री वाला ऑफर है कि आप आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध के बारे में याद कर लीजिए, तो उनका अंतर करना आपको ईजिली आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं कुछ छोटे छोटे प्रश्नों की बात करते हैं, जिनको नॉर्मली लघु उत्तरीय कहते हैं। लघु उत्तरीय मतलब एक शब्द या एक सेंटेंस में जिनका उत्तर देना होता है, एक वाक्य में। मैं आपसे प्रश्न करते जाता हूँ, जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए कि एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, यानी कि कमरे के तापमान में सामान्यतः ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में हो। नॉर्मली हम धातुओं की बात करते हैं जिनको मेटल्स कहते हैं, वो तो ठोस मिलते हैं, जैसे कि हमारे कपड़े की अलमारी, चलाने वाली बाइक और जिस टेबल कुर्सी पर हम बैठते हैं वो भी ठोस रहती है। लेकिन ये धातु ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में होती है, तो उस धातु का नाम क्या होगा? मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ। जब आप डॉक्टर के पास अपना ब्लड प्रेशर नपवाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर के इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र में इस धातु का प्रयोग होता है। तो कमेंट में आपका इंतजार रहेगा, बताइए कौन सी धातु है वो। और दूसरी आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। नॉर्मली धातुएं बहुत कठोर होती है, लेकिन एक ऐसी भी धातु है जिसे चाकू से काट सकते हैं। तो बताइए ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। इसी के साथ यही धातु का एक और प्रश्न बन के आता है, वो है कि सबसे या फिर सर्वाधिक क्रियाशील धातु का नाम बताइए। तो दोनों का उत्तर एक ही है, ऐसी धातु जिसे चाकू से काटा जा सके। और सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? दोनों का उत्तर एक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपसे जरूर चाहूँगा, बताइए उस धातु का नाम क्या है। प्रश्न क्रमांक
4, इसका भी उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु का नाम बताइए। मतलब ऐसी धातु का नाम बताना है जिसमें ऊष्मा का संचालन बहुत अच्छे से हो पाता है, सबसे बेस्ट होता है। और इसी का उल्टा एक और कि ऊष्मा की कुचालक धातु का नाम बताइए। कुचालक या फिर ऐसी धातु जो जिसमें ऊष्मा का अच्छे से संक्षारण ना हो पाता हो, ऐसी धातुओं का नाम आपको बताना है। छठे नंबर पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसी 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था का मतलब ये हुआ कि जब आप उस धातु को ज़मीन से खोद कर निकालेंगे तो वो आपको किसी भी दूसरी धातु से मिक्स नहीं मिलेगी, एकदम सिंगल मिल जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए बता दूँ, चांदी। चांदी ऐसी धातु है जिसको आप खोद कर निकालते हैं या कहीं से भी खानों से खदानों से निकालते हैं तो वो सिंगल फॉर्म में मिल जाती है, मुक्त अवस्था में मिल जाती है। ऐसी एक और धातु का नाम मैं चाहता हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, ऐसी धातु का नाम बताइए जिसमें संक्षारण आसानी से नहीं होता है, जो आसानी से संक्षारण नहीं होने देती है, जंग नहीं लगने देती, ऐसी धातु का नाम बताना है। तो इतने टॉपिक्स जो हैं अभी तक तो आपने देखे होंगे, बहुत छोटे छोटे से हैं। अब लास्टली मैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने लाना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कुछ रीजन पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए, 3 धातुओं के नाम हैं। एक धातु है प्लेटिनम, एक धातु है सोना जिसको Au से दर्शाते हैं, और एक धातु है Ag यानी कि सिल्वर जिसको चांदी के नाम से या फिर रजत के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों धातुओं से खासकर या अधिकतर आभूषण बनाए जाते हैं, यानी कि ज्वेलरी बनाई जाती है। तो इन्हीं धातुओं का प्रयोग अधिकतर क्यों होता है, ये बताइए। और दूसरे नंबर पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 3 धातुएं हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया। इनको जब रखना होता है बचाकर तो इनको तेल में डुबा कर ही रखा जाता है, क्यों? इसका कारण भी आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है कि एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो क्रियाशील धातुओं में से एक होती है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग जो होता है खाना बनाने के बर्तन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। आपने कलाई या जर्मन की तपेली वगैरह देखी होगी, और भी कुछ सामान आपने देखे होंगे। तो एल्यूमिनियम की ही जो क्यों बनाए जाते हैं, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर बताइए। और तांबा, तांबा धातु का प्रयोग होता है हॉट वाटर टैंक बनाने में। हॉट वाटर टैंक यानी कि गर्म पानी की टंकी बनाने में तांबे का प्रयोग किया जाता है, क्यों? इस पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने मेंशन करे हैं, इनमें से ही प्रश्न बनकर आने वाले हैं आपकी हर एक एग्जाम में, यानी कि टेस्ट में, त्रिमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, बोर्ड में। तो अगर आपने इस वीडियो के इन टॉपिक को तैयार कर लिया है तो आपकी चैप्टर 3 की तैयारी यानी कि अध्याय 3 की तैयारी 100% होने वाली है। तो वीडियो को मैं लगभग एंड ही करने वाला हूँ। आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो थोड़ा सा अलग है, कि जो कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड, ये 2 केमिकल कंपोजिशन है, कार्बोनेट और सल्फाइड। इनसे जब भी आपको धातुओं का निष्कर्षण करना होता है तो निष्कर्षण करने से पहले इनको आपको ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ता है, ऑक्साइड में। यानी कि कार्बोनेट और सल्फाइड वाले रासायनिक संगठनों को आपको निष्कर्षण करते समय ऑक्साइड में परिवर्तन करना पड़ता है, क्यों? इसका रीज़न आप ज़रूर बताइए। इस वीडियो की खास बात यह है कि ना ही ये वीडियो में पढ़ाया जाने वाला कंटेंट आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड से बताया गया है, ना ही व्हाइट बोर्ड से एक पेज पर मैं समझा रहा हूँ, जिससे आपको ऐसा लगे कि आप पर्सनली किसी के पास कोचिंग आकर पढ़ रहे हैं, और पर्सनली पढ़ने पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। और बहुत लंबी वीडियो भी नहीं बनी है ताकि आपको पढ़ने में आलसी लगे। सबसे पहले आप इन क्वेश्चन की लिस्ट बना लीजिए और इनको याद कर करके इनके ऊपर टिक लगाते जाइए, जिससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा कि हमारे इतने आंसर तैयार हो गए हैं। और कम मेहनत के साथ आखिरी में आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि आप पूरे विज्ञान की तैयारी कर चुके होंगे और आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे। तो जितने भी टॉपर बनने वाले स्टूडेंट हैं वो कमेंट में आकर अपनी हाजिरी लगाएं, और किन किन को कौन से क्वेश्चन पहले से याद है वो स्टूडेंट मुझे उन क्वेश्चन के नाम कमेंट में आकर बताएं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है। मैं चाहता हूं कि आप टॉप करें, इसीलिए मैंने आपके लिए इतनी मेहनत भी करी है। काफ़ी गर्मी का टाइम है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से सारे के सारे चैप्टर के सारे IMP टॉपिक्स मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। आपको इस चैनल पर सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तब तक आपसे अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू। मिलेंगे फिर से।